यहाँ हम बात कर रहे थे आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में, जहां पर हमने बात की अभी अभी आपके एम्फीबियन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम बात करेंगे आपके रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स में क्लास आप लोग जानते हैं कि छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है, इन दोनों में आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब आप इन दोनों को आप जब देखेंगे तो इन दोनों में आप इजीली अंतर कर सकते हैं। जबकि भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि मछली में जो उपस्थित होती है उसमें स्क्रॉल और स्पाइरल टाइप की आपकी आंत उपस्थित होती है, लेकिन उसमें आप छोटी और बड़ी में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। और एम्फीबियन में भी एपोडा के सदस्य होते हैं, एपोडा के सदस्यों में आप उनको छोटी और बड़ी आंत में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे, लेकिन रेप्टाइल्स में तो यस, रेप्टाइल्स के इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बर्ड्स। बर्ड्स की जब हम लोग बात करते हैं क्लास, तो आप जानते हैं कि इसमें छोटी आंत्र जो होती है वो हमेशा किससे जुड़ी हुई रहती है? डिओडिनम से। ठीक है ना, ड्यूडिनम से जुड़ी होती है। और ये ड्यूडिनम होता है यू आकार का, यू आकार का जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यू आकार के ड्यूडिनम के साथ एक छोटी आंत जुड़ी रहती है, जो आगे चलकर किससे जुड़ती है? आपकी बड़ी आंत से। और ये बड़ी आंत जो है आगे चलकर क्लोएका, क्लोएका में खुलती है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। नेक्स्ट मैमल्स। जब हम लोग क्लास बात करें मैमल्स में, तो मैमल्स में आंत्र जो है मतलब इंटेस्टाइन जो है, यहाँ हम छोटी इंटेस्टाइन की ही बात करें तो छोटी इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इज ड्यूडिनम, सेकंड इज जेजुनियम, एंड थर्ड इज इलियम। ठीक है, तो ड्यूडिनम तो वो पोर्शन होता है जिससे कोई एक छोटी आंत जो है वो जुड़ती है, और ये ड्यूडिनम भी किस आकार का होता है? जनरली यू आकार का होता है। ठीक है, उससे जुड़ता है आपका ज्यूजिनम नाम का एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है आंत्र का। ठीक है, वो, लेकिन बाकी की जितनी भी छोटी आंत्र होती है उसे हम कहते हैं इलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? इलियम के नाम से जानते हैं। इस इलियम पर उपस्थित होती है कुछ इस आकार की विलाई। क्या पाई जाती है इस पर? इस टाइप से छोटी आंत पर कुछ विलाई पाई जाती हैं, जो जनरली क्या काम करती हैं? ये अवशोषण के लिए, किसका अवशोषण? भोजन के, है ना, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको अवशोषण के लिए ज्यादा स्थान प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, तो विलाई जो है वो क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा सा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है। ये तो आप लोग वैसे भी जानते ही होंगे। ठीक है ना, वहीं जब हम बात करें आपके इलियम की, इलियम आगे जाकर किस में खुलता है? रेक्टम में, और रेक्टम आगे जाकर खुलता है आपका एनस में। ठीक है, तो चलिए यहाँ कंप्लीट होती है आपकी आंत्र। नेक्स्ट यकृत। यकृत मतलब लिवर। जब हम बात करते हैं क्लास लिवर के बारे में, तो आप जानते हैं कि लिवर जो है वो कैसा होता है आपका? पहले तो सबसे बड़ी
पाचक ग्रंथि मानी गई है ये, ठीक है ना। लिवर कैसी मानी गई है? सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि मानी गई है, और इसका विकास जो है वो होता है भ्रूणीय आर्केंटेरॉन से। किससे मानी गई है? ये भ्रूणीय आर्केंटेरॉन से मानी गई है, जो बाद में आर्केंटेरॉन से क्या बनाती है? कुछ अधिवृत्तियां, मतलब आउट ग्रोथ के रूप में निकलती हैं। किस रूप में? आउट ग्रोथ के रूप में निकलती है। और ये जो आउट ग्रोथ होते हैं क्लास, इन्हें हम बोलते हैं हिपैटिक डाइवर्टिकुलम। इन आउट ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? हिपैटिक डाइवर्टिकुलम, ठीक है। जब हम बात करें यहाँ हिपैटिक डाइवर्टिकुलम के बारे में, तो हिपैटिक डाइवर्टिकुलम, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है अग्रभाग, एक होता है पश्च भाग, ठीक है। जब हम बात करें इसके अग्रभाग के बारे में, तो अग्रभाग जो है ये बनाता है आपका यकृत, मतलब लिवर एंड बाइल डक्ट। हिपैटिक डाइवर्टिकुलम क्या बनाता है? आपका लिवर एंड बाइल डक्ट बनाता है। लेकिन जब हम बात करें आपके पश्च भाग की, तो इसका हिपैटिक डाइवर्टिकुलम का पश्च भाग बनाता है गॉल ब्लैडर। किसका निर्माण करता है? गॉल ब्लैडर का निर्माण करता है। आप लोग जानते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं यकृत की, ठीक है, तो यकृत का जो आकार होता है वो कैसा होता है? हर एक जंतु में अलग अलग आकार के देखने को मिलते हैं, लेकिन जनरली ये होते हैं बाइलोब्ड। कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड मतलब द्विपाली युक्त होते हैं, द्विपाली युक्त होते हैं। द्विपाली युक्त से मतलब इसमें लोब दो होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें हर एक यकृत में, मतलब हर जंतु में पाए जाने वाले यकृत में लोब जो है उनकी संख्या दो ही हो, ठीक है ना। आप लोग जनरली बात करें तो अगर हम बात करते हैं आपके स्नेक्स के बारे में, ठीक है, तो जो स्नेक्स होते हैं तब सांप, ठीक, उसमें वन लोब लिवर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वन लोब लिवर प्रेजेंट होता है। वहीं बहुत से मैमल्स ऐसे होते हैं जिनमें 5 लोब लिवर होता है, ठीक है ना। तो कहने की बात यह कि जरूरी नहीं कि सब में बाइलोब्ड ही भी मिले, किसी किसी में आपको कैसे देखने को मिलेंगे? 5 लोब्ड भी देखने को मिलेंगे। वहीं जब हम बात करते हैं लिवर की, तो जाहिर सी बात है लिवर में एक स्पेशल टाइप की सेल्स मौजूद होती हैं, स्पेशल सेल्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कुप्पुर सेल्स। किस नाम से जानते हैं? कुप्पुर सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये कुप्पुर कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या काम करती हैं? ये जनरली काम करती हैं भक्षाणु नाशन का, भक्षाणु नाशन का काम करती हैं। ये कुप्पुर सेल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम सेकेंड ईयर में पेपर 3 पढ़ाते हैं, तब उस वक्त ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के बारे में बोला जाता है कि 3 ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के नाम लिखिए, तब उसमें हमेशा कुप्पुर कोशिकाओं का नाम आता है। क्यों? क्योंकि कुप्पुर कोशिकाएं जो है वो भक्षाणु नाशन का काम करती हैं, इसलिए, ठीक है। देखिए क्लास, आप लोग जानते हैं कि जब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की, तो गॉल ब्लैडर क्या काम करता है? क्या जानते हैं? देखिए, जब हम बात करें गॉल ब्लैडर की, तो गॉल ब्लैडर जो है ये हमारा ऑयल डाइजेस्ट करता है। ऑयल डाइजेस्ट से मतलब है ये हमारे जो भी हम कुछ भी तला भुना कुछ भी खाते हैं ऑयली चीज, ठीक है, तो वो हमको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है? गॉल ब्लैडर। आप लोग देखते होंगे जनरली ऐसे बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे हैं जिनका बाद में ऑपरेट करके गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है ना। तो गॉल ब्लैडर निकालने की वजह से क्या समस्या होती है उनके शरीर में कि वो बाद में कोई भी तली भुनी चीज नहीं खा सकते हैं, है ना। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि उनमें जो उस तली भुनी चीजों में जो ऑयल प्रेजेंट होता है
उसको वो नहीं खाते, है ना, जिससे वही उसको पचाने वाला ही नहीं है, गॉल ब्लैडर मौजूद ही नहीं है, तो उसको डाइजेस्ट फिर कौन करेगा। तो इसीलिए उनमें गॉल ब्लैडर जो है बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए यहाँ बात हो गई आपके लिवर की। अब हम बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट अग्नाशय। पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की जब हम लोग बात करें क्लास, तो अग्नाशय जो है, पहली बात तो ये दूसरे नंबर की, ठीक है, दूसरे स्थान पर आती है सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में। ठीक है, जब हम बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में, तो वो पाचक ग्रंथि कौन सी होती है, लिवर। लेकिन जब हम बात करें सेकंड नंबर पर कौन सी आती है, तो वो होती है आपकी पैनक्रियाज। ठीक है ना, यानी कि अग्नाशय। तो जो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो हमेशा सेकेंडरी लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड मानी गई है। ठीक है ना, द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है अग्नाशय। वहीं जब हम बात कर रहे हैं आपके अग्नाशय के बारे में, तो अग्नाशय का जो काम होता है वो कैसा होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है ये। इसका हिंदी रूपांतरण भी कर देंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब कहने की बात ये है कि हम एक्सोक्राइन को हिंदी में बोलते हैं बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथि, जबकि एंडोक्राइन को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो पहली तो खास बात पैनक्रियास के बारे में यही है कि ये इकलौती ऐसी पाचक ग्रंथि होती है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह से काम करती है, जबकि और कोई भी ग्रंथि ऐसी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, जनरली जब हम बात करें आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एसिनाई। एसिनाई कोशिकाएं। ठीक है, वहीं जब हम बात करें आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में क्लास, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये आगे चलकर सीक्रेशन किस चीज का करती है, एक तो इंसुलिन, इंसुलिन का सीक्रेशन होता है, एंड ग्लूकागॉन का भी सीक्रेशन ये एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड के तरीके से पैनक्रियाज ही करती है। तो आप जानते हैं इंसुलिन कहाँ काम आता है, इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ना। जब भी आपके डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जबकि बहुत ज्यादा होती है डायबिटिक की प्रॉब्लम, है ना, तो वो क्या करते हैं, किसके इंजेक्शन लिया करते हैं, जनरली इंसुलिन के तो इंजेक्शन लेते हैं, है ना। तो ये इंसुलिन जो है हार्मोन, ये हमेशा किस चीज को करता है कंट्रोल, हमारे शुगर लेवल को, शर्करा लेवल को हिंदी में स्तर बोलते हैं शायद, है ना, तो शुगर लेवल को कंट्रोल करके चलता है ये। ठीक है, और ग्लूकागॉन जो है वो तो हमारी ऊर्जा एनर्जी से रिलेटेड होता ही है। ठीक है, वही जब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में क्लास, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें तो एसिनाई है ही है। ठीक है, ये एसिनाई जो है ये भी बहुत सारे एंजाइम्स का सीक्रेशन किया करती है। आप लोग जानते हैं कि जब हम अभी अमाशय के बारे में बताया था, तो क्या बताया था, ये अमाशय था। ठीक है, यहाँ पर डियोडिनम उपस्थित था, ये डियोडिनम था। डियोडिनम में आकर एक तो खुलता है आपके यकृत, ठीक है ना, यकृत का जो बाइल डक्ट होती है कहाँ आकर खुलती है, ड्यूडेनम में आकर खुलती है। वहीं ड्यूडेनम में आकर जो पैनक्रियाज ग्लैंड जो है, ठीक है, उसमें एक
या फिर बहुत सारी डक्ट आकर खुलती हैं, जो जिसमें क्या होता है, अग्नाशय से स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन्स हैं, वो भी आपके ड्यूडेनम में ही आकर खुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका अग्नाशय। ये तो बात रही क्लास आपके आहार नाल के बारे में, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हमें यही सब चीजें वन बाय वन सभी एनिमल्स में स्टडी करना है। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में है, सबसे पहले है स्कॉलियोडॉन, मतलब डॉगफिश। डॉगफिश, कुत्ता मछली। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब हम। हाँ भाई, पहली बात तो फाइनल ईयर आप लोग थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद फिर समझाना स्टार्ट करते हैं हम। हाँ भाई, ले लिया होगा होप सो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। जब हम बात करें क्लास आपके इसमें आहार नाल के बारे में, ठीक है, तो इसका जो आहार नाल है वो कैसे होगा, पहले
माउथ, ठीक, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, देख सकते हैं स्टमक तक तो यहाँ पर है ही है, ठीक है। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, बाद में रेक्टम, जो एक नॉर्मल हम आहार नाल बोलते हैं, है ना, पूर्ण आहार नाल। तो स्कोलियोडॉन में भी पूर्ण आहार नाल पाई जाती है, जो माउथ से, मुख से स्टार्ट होकर रेक्टम यानी कि एनस पर जाकर खुलती है, या फिर आप इसको कहीं कहीं आप क्लोएका में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहाँ खुलती है जाकर, लास्ट में ये रेक्टम में जाकर खुलती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके माउथ की। तो इसका जो माउथ रीजन होता है ये सबसे अग्रभाग पर उपस्थित होता है, जिसपे क्या लगे होते हैं, इसका मुंह पर लगे होंगे इसके कुछ टीथ, ठीक है। ये टीथ अंदर की तरफ, कुछ अंदर की तरफ इस तरह धसे हुए रहते हैं, ठीक है। और ये सभी टीथ, जितने भी टीथ होते हैं वो सभी एक ही आकार के होते हैं, ठीक है ना। जितने भी इसमें दांत उपस्थित होते हैं कैसे होते हैं, एक ही आकार के उपस्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं होमोडोंट। किस नाम से जानते हैं, होमोडोंट के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इन सभी दांतों का आकार जो है वो एक समान होता है, जितने भी दांत इसमें लगे हैं वो कैसे होंगे, होमोडोंट। होमो, होमो मतलब समान, ठीक है ना। तो समान आकार के होने की वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोडोंट बोलते हैं। ये होमोडोंट अंदर की तरफ तो रहते हैं, जैसे हम लोगों में आप लोग जानते हैं हेट्रोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं ना, मतलब हम लोगों में इंसीजर भी है, कैनाइन भी है, प्रीमोलर भी है और मोलर भी है। हमारे पास तो 4 टाइप के दांत प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें एक ही प्रकार के दांत प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें हम होमोडोंट बोलते हैं। पहली बात, आप लोग जानते हैं कि हम लोग द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती से मतलब हमारे जो दांत होते हैं वो जिंदगी में 2 ही बार निकलते हैं, है ना, मिल्क टूथ एंड आपके परमानेंट टूथ, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं। लेकिन इनके जो दांत होते हैं ये दांत हमेशा कुछ टूटते रहते हैं, कुछ घिसते रहते हैं, और जो घिस जाते हैं या टूट जाते हैं वो फिर से पुनरुद्भवन की क्षमता होती है इनमें, और वो फिर से क्या हो जाते हैं, दोबारा से उगाते हैं, है ना। तो इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं पॉलीफाइडोंट। क्या बोलते हैं हम, पॉलीफाइडोंट के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये बार बार उगते रहते हैं और टूटते रहते हैं। जनरली आपने देखा होगा हमारे जो दांत हैं वो किसमें काम आते हैं, अपने भोजन को थोड़ा सा चबाने में भी काम आते हैं, है ना। लेकिन स्कोलियोडॉन के जो दांत होते हैं ये सिर्फ अपने शिकार को वो भाग ना जाए उसके, मतलब उसके दांतों से निकलकर, इसलिए सिर्फ उसको पकड़ने के काम आते हैं, चबाने के काम नहीं आते हैं। वो सिर्फ अपने शिकार को उन दांतों से पकड़े रहता है बस, कि जिससे उनका शिकार वो कहीं और चला ना जाए, छूट ना जाए। बाकी और दांतों का इनमें कोई भी अहम रोल जनरली नहीं होता। तो क्लास इसके आगे की बात हम लोग कल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा, ठीक है, जिससे हम लोग कल दोबारा नहीं बनाएंगे फिर। ठीक है मैम, कट कर दीजिए।